नमस्कार दोस्तों, आप सभी का परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए। और दोस्तों, वो टॉपिक इतना जरूरी है जितना सभी टॉपिक जरूरी थे, लेकिन आज वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान युग में जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है वह मोरल्स, नैतिकता, नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण, एथिक्स, आचार संहिता। और दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चा है, बालक है, जब वो शिशु होता है, मिट्टी का लोदा होता है, हम उसे कोई भी रूप दे सकते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको हम कितना ही नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, उस पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसका सांचा बन चुका है, वो ढल चुका है। दोस्तों, वर्तमान युग में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वह है नैतिकता। दोस्तों, आजकल जो पीढ़ी है वो नैतिकता के मार्ग से भटकती जा रही है। दोस्तों, एक चीज और है, जब उनको नैतिकता का कहा जाता है तो वह एक ही सवाल है, एक ही जवाब है उनके पास कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन है, लेकिन नैतिकता को ताक पर रखकर हम परिवर्तन को नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति भी नैतिकता पर ही चलती है। नेचर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ मोरल। दोस्तों, प्रकृति ही हमें नैतिकता सिखाती है। तो आज सवाल इस चीज का है कि हम इस भागदौड़ की जिंदगी में बच्चों में नैतिकता के बीज रोपण कैसे करें, उनमें नैतिकता का विकास कैसे करें। एक बात तो यह है कि बच्चे हैं वो नैतिक शिक्षा नाम की किताब पढ़ें, लेकिन किताब को पढ़ने में और उसे व्यावहारिक जिंदगी में उतारने में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों, रात और दिन का फर्क है। दोस्तों, जब तक वो उसे प्रैक्टिकल नहीं देखेगा, व्यावहारिकता में नहीं लाएगा, तब तक नैतिकता उसके अंदर घर नहीं करेगी। और वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं, उसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन नैतिकता उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, पढ़ाई तो किताबें पढ़ने से आ जाती है, लेकिन नैतिकता, आचार संहिता, मानवीय मूल्य, ये ऐसी खाती है, ऐसी संपदा है जो कि हमें व्यावहारिकता में लाने से ही हो। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में, क्योंकि हमारी नैतिकता कहती है कि हम हिंदी में भी बात करें। दोस्तों, नैतिकता विकास की वह पगडंडी है जिस पर चलकर हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर बूढ़ा, हर बच्ची, हर मां बहने अपना विकास कर सकती है। नैतिकता कोई दिखने वाली चीज नहीं है, वो महसूस की जाने वाली है। वो आपके व्यवहार में, आपके नेचर में, आपके जो है बिहेव में नजर आती है। तो आज हम जानते हैं दोस्तों कि नैतिकता क्यों जरूरी है और वो नैतिक मूल्य कौन से हैं जिनका हमें बच्चों के अंदर संस्कारित करना है, विकास करना है, और कैसे करना है वो भी हम आज जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि परम क्लासेस चैनल हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आता है, और वो हर रोज नया तो होता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि नैतिकता बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, बच्चों के लिए नैतिकता इतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के लिए संतुलित भोजन। दोस्तों, यदि जीवन को संतुलित रखना है बच्चों का और हमारे, तो हमें नैतिकता का सहारा लेना पड़ेगा, मोरल्स का सहारा लेना पड़ेगा। और दोस्तों, बच्चों में नैतिकता का विकास करने वाले हम ही हैं, या फिर वो जो स्कूलें हैं जहां वो पढ़ने जाता है वो है। ये दो ही जगह है जहां पर नैतिकता का विकास हो सकता है। दोस्तों, माँ बाप को इन बच्चों को बचपन से ही नैतिकता सिखा देनी चाहिए। तो दोस्तों, मारना पीटना ही नैतिकता नहीं लाता है। उनके सामने हम प्रैक्टिकल करें जो हम उनसे चाहते हैं।
उन मोरल्स को प्रैक्टिकल में उनके सामने रखें, तब जाके बच्चे समझते हैं कि मोरल्स है क्या। दोस्तों, इसके अलावा नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यू किसी व्यक्ति को सही या गलत या अच्छे बुरे के बीच का चयन करने के में सहायता करते हैं, तभी तो विकास होगा। यदि श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश के माध्यम से नैतिकता नहीं सिखाते, आचार संहिता नहीं बताते, तो वह कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं होने देता। उसने सिखाया कि हमारी नैतिकता क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया अर्जुन को, गीता का ज्ञान दिया कि हमारी नैतिकता क्या है, हमारा यहां पे कर्तव्य क्या है, नैतिकता क्या और आचार संहिता क्या कहती है इस जगह। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी, विश्वसनीयता और निष्ठापूर्वक निर्णय लेने के लिए इन मूल्यों को समझना अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने जाना कि बच्चे को यदि हमने सिखाना शुरू किया तो सीख जाएगा, क्योंकि वो गीली मिट्टी है, उसको हम कोई भी स्वरूप दे सकते हैं। मटका, जैसे कुम्हार होता है, वो गीली मिट्टी को कोई भी स्वरूप दे सकता है, गिलास, कटोरी, मटका, सुराही, और यदि सही ढंग में नहीं पड़ा हो तो वो चिल्लम भी बन जाती है, हुक्का भी बन जाता है। हमें हुक्का या चिल्लम नहीं बनानी है, हमें उसको थाप कर वह घड़ा बनाना, मटका बनाना है, जिससे कि सभी राहगीरों की प्यास बुझती हो, ठंडे जल से प्यास बुझती हो, वो हमें बनाना है। उसे बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, नैतिक आदर्शों का पालन करने से बच्चों को एक आकर्षक चरित्र और सुखद व्यक्तित्व विकास करने में मदद मिलती है, और यह मदद माता पिता या उसके गुरुजन ही कर सकते हैं। दोस्तों, माता पिता और परिवार बच्चों को नैतिक मूल्यों के विकास के लिए मार्गदर्शन और सपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे ऐसे नैतिक मूल्यों में के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें सिखाकर हम अपने बच्चों को एक बेहतर स्टूडेंट बना सकते हैं और एक बेहतर इंसान भी बना सकते हैं, जो कि कल के भारत का निर्माता है और वह एक स्वर्णिम भविष्य की नींव रखने वाला है। उस पर ही खड़ा होकर महल भारत का उज्जवल हो पाएगा। दोस्तों, पहला तो यह है आभार व्यक्त करना, सबसे बड़ा। दोस्तों, हमारे पास जो कुछ भी है, हम ज्यादा की इच्छा ना करें। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ज्यादा की ना ही चाहा हमको, थोड़े में गुजारा होता है। हम भारत के वासी हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा नहीं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं वो भूखे पेट सोते हैं, लेकिन हमें मिल तो रहा है। तो हम आभार व्यक्त करना सीखें। कैसे? उन्हें सिखाएं। आपको उसके लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना आना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है, इसकी शुरुआत संतुष्टि से होती है। अपने बच्चे को जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए आभारी होना सिखाकर उनमें संतुष्टि और कृतज्ञता प्रकट करें। कृतज्ञता का प्रकट करना ही पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि आभार व्यक्त करना क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए उन्हें सिखाएं कि वे कभी भी किसी को या किसी से भी चीज को हल्के में न ले। दोस्तों, आए दिन ये आता है कि किसी से चीज ना लें, हमें सावधानी से चलना चाहिए। बस में भी कहीं यात्रा करने में सावधानी से, किसी से अनजान से नहीं खाना चाहिए। यदि हम हमारे जानकार से लेते हैं तो उसे आभार व्यक्त करें, थैंकफुलनेस, कृतज्ञता व्यक्त करें। यह पहला गुण हम सिखा सकते हैं बच्चों को। बातों में हम करके भी सिखा सकते हैं कि हम भी कर रहे हैं, बेटा मैं कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए। उसके बाद आती है ईमानदारी। दोस्तों, बच्चे किताबों में तो पढ़ते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
दोस्तों लेकिन इसका सही अर्थ जानने के लिए उन्हें इसका लगातार अभ्यास करवाना पड़ेगा। दोस्तों एक बच्चा अपने माता पिता, शिक्षकों और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सच्चा रहकर ईमानदारी दिखा सकता है। दोस्तों बच्चे को इस तथ्य से परिचित कराएं कि किसी गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलने के बजाय उसे ईमानदारी से स्वीकार करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। गलती हो गई, किसी से नहीं होती, हर किसी से होती है। ठोकर कौन नहीं खाता? जो ठोकर खाकर संभल जाता वो इंसान होता है। लेकिन यदि हमने ठोकर लगने पर झूठ का सहारा लिया तो एक ठोकर और हुई और हम संभलते नहीं है। दोस्तों हम बच्चों में डर नहीं बिठाए कि तुमने गलती की है, झूठ बोला है तो तुम्हें ये हो जाएगा, यदि तुमने गलती की तो। यदि हमने डर बिठाया तो झूठ बोलेगा। हमें यह कहना पड़ेगा बच्चा कोई भी गलती हो जाए तो बताना, हम और आप बैठकर उससे सुधारें। क्योंकि दोस्तों जमाना बदल रहा है। आज हम बच्चे को डांट पीट कर नहीं, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करके उससे समझा सकते हैं और उसके लिए उसमें ईमानदारी का बीज रोपण करना जरूरी है। दोस्तों उसे समझाना होगा कि ईमानदारी क्या चीज है। आप जो गलती हो गई वो ईमानदारी के साथ सही सही बता दो तो हम आपके साथ भागीदार हैं, नहीं तो इसका बुरा परिणाम हो सकता है बेटा। इस ढंग से समझाना होगा। अन्यथा यदि हमने डर दिखाया तो वो डर के मारे झूठ बोलेगा और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा और ईमानदारी उसमें कभी भी नहीं पनप पाएगी, ये तय है। दोस्तों इसके अलावा पहले उन्हें अपने शिक्षक और सहपाठियों के प्रति ईमानदार होना होगा। ये इस राह में उनका पहला कदम है। बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया स्कूल में, टीचर उसे डराए नहीं, उसे प्यार से पेश आए, उसे बात करे बेटा क्या दिक्कत हो गई। यदि आपने उसे डराया नहीं तो सही सही बता देगा कि ये दिक्कत हो गई घर में और ऐसा मैं नहीं कर पाया। यदि आपने डराया धमकाया तो वो एक झूठ की बजाय 100 झूठ बोलेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप एक बेईमान भारतीय निर्माता तैयार करने के लिए सच हैं? शायद नहीं होंगे। हमें ईमानदार बनाना है भारत की भावी पीढ़ी को, तो हमें इसमें हमारा योगदान देना ही होगा। दोस्तों इसके अलावा शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग ही केयरिंग है। शेयर करना हमारी कहावत है, बांट बांट कर खाओ बैकुंठ में जाओ। मतलब बहुत बढ़िया कहा गया है कि यदि हम बांट कर खाएंगे, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमें हर जगह अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हमें अच्छा होना पड़ेगा। दोस्तों एक बच्चे को जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करने की महत्ता को पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि यदि मैं शेयर करूंगा, यदि मैं लोगों की मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ माना कि उसका आपको प्रोत्साहन इकोनॉमिकली नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो नैतिक मूल्यों की बढ़ोतरी हो रही है, आपके अंदर अच्छाइयां पनप रही है, वो उससे कहीं ज्यादा है, वो प्राइसलेस है, अमूल्य है। दोस्तों शेयरिंग एक ऐसा कार्य जो निस्वार्थता से उत्पन्न होता है और आप अपने बच्चों को अपना सम्मान संसाधन दूसरों के साथ साझा करना सिखाएं। ऐसा नहीं कि दब्बू बनकर अकेला ही उसको काम में ले। दोस्तों जब जरूरत पड़ेगी तो कौन उसके साथ साझा करेगा? आज उसके साथ सब कुछ है, लेकिन कभी किसी दिन यदि वो ऐसी विपदा में पड़ गया कि उसके पास कोई चीज नहीं और दूसरे के पास है, यदि उसने साझा करना नहीं आया तो दूसरा उसके साथ कोई भी शेयरिंग या साझा नहीं करेगा। दोस्तों इसके लिए बच्चे को अपने खिलौने, अपने भाई बहनों और कजन्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने या कम सुविधा प्राप्त बच्चों को कुछ किताबें, भोजन और कपड़े दान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसा कि राउत पब्लिक स्कूल में होता है। दोस्तों राउत पब्लिक स्कूल में अक्षेंद्र नाम का एक एनजीओ चलाया जा रहा है गरीब बच्चों के लिए। उन्हें फ्री में किताबें, उन्हें फ्री में स्कूल पोशाक, फीस, सारा कुछ फ्री है। दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता है वहां पे केवल बुनियादी शिक्षा ही नहीं है, वहां पे व्यावहारिक शिक्षा भी है कि बच्चों को यदि हम सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे, अन्यथा किताबों का ज्ञान तो वो भी ले सकते हैं। दोस्तों सहानुभूति, दोस्तों सिंपैथी, सहानुभूति एक ऐसा गुण है जिससे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं,
मुद्दों और चिंताओं को समझ सकता है यदि हम सहानुभूति के साथ काम लेते हैं तो। और यदि हमने उन्हें हे दृष्टि से देखना चाहा, उपेक्षा की दृष्टि से देखा, घृणा नफरत से देखा, तो आपके साथ कभी भी वो बात शेयर नहीं करेगा। हम सहानुभूति के साथ पेश आए। यदि लग गई है या कोई गलती हो गई है या बच्चा रो रहा है घर पर भी, तो हम सहानुभूति से उसके सर पर हाथ फेर कर हम उससे बात करेंगे। यदि उसने अच्छा काम किया तो उसकी पीठ थपथपाएंगे। ये सहानुभूति के संकेत होते हैं दोस्तों। यह अपने आप को किसी और के स्थान पर रखने जैसा है। एक सहानुभूतिपूर्ण बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आपको पहले उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना पड़ेगा। हमें वो सारी चीजें करके दिखानी पड़ेगी, व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसे सीखता है। दोस्तों, उनकी चिंताओं, मुद्दों और समस्याओं को सुनना होगा और उनकी मदद के लिए तत्पर रहना होगा। सहानुभूतिपूर्वक रवैया। दोस्तों, बेटा कोई बात नहीं है, बता तो क्या हुआ तेरे साथ? अच्छा बेटा, लग गई, किस चीज की लगी? यदि हमने डांटा, तू ऐसा ही करता है, तेरे को चलना तो आता नहीं है, देख कर चला कर, बेटा कभी भी आपसे बात नहीं करेगा, आपसे जुड़ ही नहीं पाएगा। आपको पता है बच्चा मां के प्रति इतना जुड़ाव क्यों रखता है? क्योंकि मां को सहानुभूति की मूर्ति कहा गया, वात्सल्य और प्रेम और ममता की मूर्ति कहा गया, जबकि पिता कठोर, हालांकि अंदर से नरम है लेकिन बाहर से कठोर दिखाई देता है, इसलिए बच्चा उससे कम जुड़ पाता है। हम कोशिश करें कि माता और पिता दोनों अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कोमल हो, सहानुभूतिपूर्ण ढंग से काम ले, तभी बच्चा सीख पाएगा, तभी बच्चा सच्चाई कर रहा है पर चल पाएगा। यह है नैतिकता दोस्तों। और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर आपसी सहमति से समाधान निकाल पाएंगे आप। उसके बाद है करुणा, ममत्व, वात्सल्य, प्रेम। दोस्तों, करुणा, प्रेम और देखभाल की वह भावना है जो आप दूसरों के प्रति महसूस करते हैं और खुद के प्रति भी वैसा ही चाहते हैं। ये एक सहानुभूति से एक कदम आगे है, क्योंकि आप न केवल दूसरे व्यक्ति के प्रति भावना को महसूस करते हैं बल्कि उनकी समस्या में उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। करुणा, सहानुभूति तो यह है कि हाँ बेटा बता क्या हुआ, लेकिन करुणा क्या है? वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सहानुभूति से एक कदम आगे है। दोस्तों, इस सकारात्मक भावना के विकास में आपके बच्चे को दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। वो भी दूसरों के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव थॉट रखेगा। इसके अलावा आशावादी दृष्टिकोण। कई बार क्या होता है, बच्चा फेल्योर होता है तो हम उसको डांटते हैं, डपटते हैं और उसका कई बार जो नतीजा नेगेटिव होता है। अभी का उदाहरण ले लीजिए, कोटा जो कि एक एजुकेशन सिटी है, मतलब कोचिंग हब माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में उसे डेथ फैक्ट्री भी कहा जाता है, मर्डर फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, हमने बच्चों के दिमाग में यह भर दिया है कि तेरा जो है जीवन का यही एक उद्देश्य है कि तुझे नीट और जेईई में सफल होना है, नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म। तो बच्चा क्या कर पाता है? उसे पता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन हमने उसे उस जगह झोंक दिया जो नहीं कर पाएगा। मरता क्या नहीं करता? आपकी आशाओं के तले दबा हुआ, महत्वाकांक्षाओं के तले कुचला हुआ, वो आपकी बात मानकर चला जाएगा वहां पर। लेकिन यदि नहीं कर पाया तो उसे अपनी बेइज्जती समझता है, वो अपनी डिसरेस्पेक्ट समझता है। क्योंकि आज के बच्चों में इतना चिड़चिड़ापन और इतना नैरो माइंडेड हो चुके हैं बच्चे कि उनको जरा सा कुछ कह दिया तो उसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर दिखाई देने लगेगा। तो हमें करना क्या है? हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना है। उसे यह कहना है, बेटा मेहनत करके पढ़ाई कर, मेहनत करके पढ़ाई करेगा, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सोच मत, पॉजिटिव रहना। गलती होती है, असफल होते हैं, असफल हो कर तो हम सफल होंगे। ये हमें बताना है बच्चों के साथ। वो स्टोरी शेयर करनी है, मोरल्स की, पंचतंत्र की, जो उसे समझाए कि आशावादी दृष्टिकोण क्या होता है। दोस्तों, उसे यह नहीं कहे
कि तूने क्या कर दिया, जिंदगी बर्बाद होगी तेरी, ये वो। उसके बजाय ये कहना है कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुलता है बेटा। चंद सिक्कों के बहने से जिंदगी नहीं रुकती, ये बोलना है उसको। दोस्तों, ये विचार कम उम्र में बच्चों के दिमाग में घुस जाना चाहिए, तभी वो आशावादी दृष्टिकोण के साथ जी पाएगा। दोस्तों, मानसिक रूप से जब चीजें नियोजित नहीं हो पाती है तो मनुष्य खुद को एक बुरी जगह में पाता है। दोस्तों, वही आज स्थिति है। हमने बच्चों के हाथों में, गलती हमारी भी है, हमने बच्चों के हाथों में हमारी महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा पुलिंदा दे दिया है जिसके तले दबकर वह बच्चा खुद के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। वो आपके आदेशों की पालना कर रहा है। यदि वो इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसको डर है अंदर ही अंदर, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपकी डरावनी शक्ल उसके सामने है। क्या होगा, समाज में मेरी कितनी हीनता होगी, कितना अपमान होगा, यह सोचकर वह कई बार सुसाइड को गले लगा लेता है। अब क्या होगा, यदि आप आशावादी दृष्टिकोण रखते तो बच्चा आपके पास होता है और दूसरी तैयारी कर आगे की। यदि आपने उसे खुले दिमाग से तैयारी करने के लिए कहते हैं, ओपन माइंड, तो 101% वो सक्सेस होता है। ये है दोस्तों आज के बच्चों में जो विश्वसनीय जो है ना आशावादी दृष्टिकोण अपनाए जाने की, तो ये जरूरत है दोस्तों। इसके अलावा हालांकि जब उन्हें छोटी उम्र में कई योजनाएं सिखाने के लिए सिखाया जाता है, यह न केवल बच्चे को एक आशावादी व्यक्ति में विकसित करने की अनुमति देता, बल्कि प्रतिकूल वातावरण में अनुकूल रहने के लिए भी उन्हें तैयार करता है कि हम कैसे रहें। रचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति भी उन्हें अग्रसर करता है। यदि हमने उनके दिमाग में आशावादी दृष्टिकोण डाल दिया तो बच्चा एक डेवलप्ड सिटीजन बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा और आपको हमेशा के लिए याद रखेगा और आपके उसके दिल और दिमाग में आपके प्रति रेस्पेक्टिव रवैया रहेगा, सम्मानजनक रवैया उसके दिल और दिमाग में रहेगा। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे कर सकते हैं बच्चे। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि वे समझते हैं कि हार का क्या मतलब है, लेकिन साथ ही स्थितियों में आगे बढ़ने का विकल्प कितना समझदार है, यह हमें समझाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नैतिक मूल्यों को सिखाने में माता पिता की क्या भूमिका है, वो भी हमें जाननी पड़ेगी कि हमारी क्या भूमिका है। केवल बच्चे को जन्म देना ही हमारी भूमिका नहीं है, केवल उन पर हमारी महत्वाकांक्षाओं का बोझ लाद देना ही हमारी भूमिका नहीं है, केवल उस पर खर्च करना ही हमारी भूमिका नहीं है, उसे हीनता का बोध करवाना ही हमारी भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका क्या हो हम जान लेते हैं। उचित मार्गदर्शन के अभाव में युवा वर्ग स्वार्थी हो गया है और जीवन के प्रति अत्यंत स्वार्थी दृष्टिकोण रखने से क्या हुआ है, वो हीन भावना का शिकार हो गए। बच्चों को कभी भी भाग्य के भरोसे ना छोड़े, जबकि उसे ये सिखाएं जो गीता का ज्ञान है, कर्म करो फल की चिंता ना करें, कर्म में कोई कमी ना छोड़ें। आप दोस्तों उनका ख्याल रखें, उन पर नजर रखें। यदि आप उन्हें छोड़ देंगे तो कोई आशा नहीं रहेगी। उन पर नजर रखें और गलती होने पर कान पकड़कर वापस लाइन पर लाएं, राह पर लाएं, ना कि उसे ठोक पीट कर उसे निराशावादी बनाएं। ये नहीं होता है दोस्तों। बच्चे जन्म से ही अपना व्यक्तित्व साथ में लेकर आते हैं, लेकिन आपको उनकी अच्छी जो परवरिश करती है उसे विकसित करना होता है। हर कोई व्यक्ति अपना एक हुनर, अपना एक पर्सनालिटी लेकर पैदा होता है, लेकिन उसे विकसित करने में हमें योगदान देना पड़ेगा, उसको व्यावहारिकता में ढांचे में ढालना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चों में संस्कार माँ बाप के आते हैं, हम ये मानते हैं। कोई अपने पिता को फॉलो करता है, कोई अपनी माता को करता है। दोस्तों गुरु के और उनके फ्रेंड सर्किल का थोड़ा बहुत सहयोग होता है, मानते हैं, लेकिन माँ बाप का क्योंकि जीन है, आनुवंशिकता है, वो उसमें पहले आएंगे, तो वो आएंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना है कि हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे।
दोस्तों बाकी सबसे कुछ संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं। अगर माँ बाप संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे, वरना संस्कार होते ही नहीं हैं, नहीं होंगे, क्योंकि ये आनुवांशिकता है। जैसा माँ बाप करेंगे वैसे ही बच्चा करेगा, क्योंकि वो देखकर सीखता है और सबसे ज्यादा समय वो घर पे बिताता है। दोस्तों इसके अलावा जैसे आपके गुण होंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे, क्योंकि पहली पाठशाला परिवार है और पहले गुरु माता और पिता है। दोस्तों आप धर्म स्वरूप हो जाओ तो वे भी हो जाएंगे, आप धर्म को अपनाओ वो भी अपना लेंगे। इसलिए आप ही धर्मिष्ठ हो जाना, आपको देख देख कर वो सीखेंगे। यदि आप धूम्रपान करेंगे तो वे भी करेंगे, आप उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप यदि और भी कई गलत काम करेंगे तो वैसा ही करेंगे, न कि वो नया करेंगे। नया सीखेंगे कहां से, क्योंकि उनके पास कोई नई चीज नहीं है, कोई नया सिखाने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा, बच्चा ही नहीं, मनुष्य की फितरत है कि वो जैसा देखता है वैसा ही करता है, और हमने उसके सामने जो तस्वीर पेश की वो वैसा ही करेगा, उसे अलग हटकर नहीं करेगा। तो दोस्तों पहले तो माता पिता को संस्कारी बनना चाहिए और एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, फिर बच्चे बाहर जाएंगे ही नहीं, बच्चे आपकी कंट्रोल से बाहर ही नहीं जाएंगे। माता पिता ऐसे हों कि उनका प्रेम देखकर बच्चे वहां से दूर ही नहीं जाए, उनको ये लगे कि नहीं मेरी दुनिया तो यही है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आशावादी दृष्टिकोण है मां बाप का, वो मुझे सिखाएंगे, मेरे ऊपर महत्वाकांक्षा थोपेंगे नहीं, मेरे को ब्रॉड माइंडेड है सोचने के लिए, तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों बच्चों को अगर सुधारना हो तो आपकी जिम्मेदारी है, बच्चा खुद नहीं सुधरेगा, सुधारना आपको ही पड़ेगा। हां परिवर्तन है और आज का युग भी अलग है, वो थोड़ा सा भटकेगा भी, उम्र का तकाजा होता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि मुझे पकड़कर पुनः उस रोड पर ले आए जहां पर हमें मंजिल की ओर जाना है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं उनकी मंजिल क्या है। दोस्तों बच्चों के साथ आप फर्ज से बंधे हुए, आपका दायित्व है कि बच्चों को आप संस्कारित करें। दोस्तों माता पिता की एकमात्र यही भावना होनी चाहिए कि वे बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिससे बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं, और चले जाएं तो पुनः उसी राह पर आ जाएं। गलती सबसे होती है, ठोकर सब खाते हैं, लेकिन जो ठोकर खाकर संभल जाए वही इंसान होता है। ये हमें सिखाना है बच्चे को, ना कि ये सिखाना है कि यदि तूने गलती की तो फिर जानता है मतलब उसका दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमने उसे कह दिया बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू तो फ्री होकर ये काम कर, गलती होगी तो देखा जाएगा, संभाल लेंगे। बच्चा संभल कर काम करेगा, ये 100% है, देखिएगा। फिर जो भी परिणाम आए वह कर्मों का हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों यदि माता पिता स्वयं अनुशासन में रहेंगे तो बच्चे भी नैतिक मूल्य अपनाएंगे। निज पर शासन फिर अनुशासन, पहले अनुशासन खुद रखें तभी बच्चे अनुशासन में रहेंगे। उसके बाद मां बाप को कभी झगड़ना नहीं चाहिए, मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए, मतभेद पड़ गया तो सुलह कर लेनी चाहिए बच्चों के आगे। बच्चे देखेंगे कि ओहो मां बाप कितनी अच्छी तरह से जी रहे हैं, यह उनमें होना चाहिए। बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करने के उपाय और भी हैं, आध्यात्म की ओर जोड़े, सबसे बढ़िया। जिन बच्चों को कम उम्र में ही, बचपन से ही अध्यात्म का वातावरण मिलता है वे आगे जाकर रत्न साबित होते हैं। यदि माता पिता की अध्यात्म में रुचि हो तो बच्चे भी उनका अनुसरण करते हैं। माता पिता को पैसा कमाने, सामाजिक दायित्वों, पार्टियों आदि में ही व्यस्त नहीं होना चाहिए, उन्हें बच्चों के साथ भी समय बिताना चाहिए ताकि वे भावी पीढ़ी के साथ बैठकर वैसा ही कर पाए, उनके साथ समय बिता पाए। उसके अलावा उन्हें आध्यात्मिक समर कैंप, बच्चों के शिविर में भेजे जो उनमें अच्छे मूल्यों, संस्कारों के बीज वपन कर पाए, उन्हें बढ़ा सके, उनमें आगे अच्छी संगति में रखें, बच्चों को अच्छा मित्र मंडली देने की कोशिश करें, क्योंकि उन पर उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। माना कि पहली पाठशाला घर और माता पिता है उसके गुरु, लेकिन संगति का असर आए बिना नहीं रहता है। दोस्तों उन्हें अच्छे दोस्तों में रखें। यदि आपको पता लग रहा है कि ये इसके दोस्त हैं वो लीक से हटकर है, तो उसे समझाकर, जैसे वो है ना कहानी, एक सड़ा हुआ सेव सब सेवों को गंदा करता है, वैसे ही उसे कहानी समझाकर और उसे उनसे दूर करना चाहिए, नहीं कि उसे मारे डराए, ऐसा नहीं।
उसे समझाकर अलग करें। घर में रोज प्रार्थना करें। दोस्तों, शुद्धता अंदर की और बाहर की, आसपास के वातावरण से आती है। बच्चों को समझाना चाहिए कि सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास, निष्ठा, जैसे ईमानदारी, ऐसे गुण आते हैं। दोस्तों, और रोज प्रार्थना करें कि मुझे तथा जगत को सद्बुद्धि दीजिए और जगत कल्याण कीजिए। ये बच्चों के अंदर हमें शुरू से समझाना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएंगे। ना कि हम सुबह सुबह उसके मोबाइल हाथ में दे दे, बेटा जो करना तुम्हें कर, वो नहीं करना है। तो दोस्तों, संस्कार नहीं आएंगे उससे। इतना बोले तो उन्हें संस्कार मिले कहलाएगा और माँ बाप का कर्म बंधन छूट जाएगा। मतलब उन्हें सिखाना है, आरती से वातावरण शुद्ध होता है। दोस्तों, हम यदि अध्यात्म का सहारा लेते हैं तो शुद्धता का वातावरण बनता है, उससे आसपास का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। उसके अलावा हमें शुद्ध मन से हम जो काम करते हैं उसका हमें फल भी मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा घर में क्लेश नहीं होता, चिंता हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों और भी चीजें हैं जो हमें उन्हें सिखानी है। रोज सुबह माता पिता को प्रणाम करें। भजन तो बहुत है, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा। यदि हमारे घर में बुजुर्ग माता पिता है तो यदि हम उनको प्रणाम करेंगे तो वो देख कर करेंगे, वो वैसा ही देख कर करेंगे। एक एग्जाम्पल है कि एक स्कूल में एक बुजुर्ग टीचर थे, उनको सब टीचर प्रणाम करते थे। तो उन्हीं का बेटा जो यंग थे, उनका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता था, तो वो भी उनको देखे देखे सबको प्रणाम करने लगे। तो ये संस्कार है। संस्कार देखकर सीखे जाते हैं दोस्तों, कभी किताब से नहीं पढ़े जाते हैं। किताब में पढ़ने से होते तो सारे बच्चा संस्कारी होते, कोई डाकू नहीं बनता, कोई चोर नहीं बनता, और ये सारे पुलिस थाने बंद हो जाते दोस्तों आज, यदि किताबों से संस्कार आते। व्यवहारिकता है दोस्तों, जो माता पिता की सेवा नहीं करते वे इस जन्म में सुखी नहीं रहते हैं। माता पिता की सेवा करने से क्या फायदा है? तब कहेंगे कि जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, अड़चने नहीं आएगी। माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, समझाना है उन्हें। यदि आप सेवा नहीं करेंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा, यह भी उन्हें सिखाना है। दोस्तों, आपके बाद वाली प्रजा किस तरह से सीखेगी आप सेवा करने लायक हो, यह हमें उन्हें सिखाना है कि आप हमारी सेवा कर सकते हैं। उनमें एक आदर्शवादिता हमें डालनी पड़ेगी, तब संस्कार आएंगे। बच्चे सब देखते हैं और वैसा ही वो करते हैं। जब आप इतनी बड़ी उम्र में भी अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे तो बच्चों के मन में भी विचार यही आएंगे कि स्वर्ग है तो यही है, यदि सब कुछ है तो यही है। उनको आप टीवी में झोंकने के बजाय, मोबाइल पीढ़ी बनाने के बजाय उनको गणेश जी की कथा सुनाइए कि कैसे वो प्रथम देवता बने, प्रथम पूज्य देवता बने। तब उनको पता लगेगा माता पिता क्या है। हमें खुद को उन्हें बताना पड़ेगा कि परिवार क्या है, मां बाप क्या है। अच्छे संस्कार हमें डाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये अच्छे संस्कार की बात थी हिंदी के अंदर। अब हमें इन्हें ही इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उनमें जो बच्चे आज इंग्लिश की पीढ़ी है, हमें हमारी भाषा तो उन्हें सिखानी है ही, लेकिन यदि विकास के लिए हमें दूसरी भाषा का ज्ञान लेना पड़े तो हमें उसमें संकोच नहीं करना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको इंग्लिश में हम जानते हैं। हाउ टू एस्टेब्लिश मोरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स or kids. The installation of ethical principles in students or kids is a crucial component of education, since it contributes to developing their personalities, ways of behaving, and capacities for making choices. Like many other educational institutes, the best CBSE schools in Jaipur work to give their students an ethical education. Some of the top CBSE schools in Jaipur strongly emphasize virtues like truthfulness, decency, respect, accountability, compassion, and empathy. These ideals are included in curriculum, extracurricular activities, and daily interactions to help pupils develop a sense of morality and ethical behavior. We will communicate and we will talk and discuss some of the methods that are used to instill moral principles in students. Be a role model.
Friends, first of all, we should be a role model for our students. Teachers and other people working in schools are responsible for setting an example of ethical conduct by continuously demonstrating moral ideals in their actions and interactions with students. Thus, the students are likelier to adopt the imitate and behaviors they are modeled by their instructor and role models. A culture that is uplifting and supportive. Create an atmosphere in the classroom that fosters respect, empathy, kindness, and inclusiveness for all students. Students should be encouraged to treat one another respectfully and cultivate a sense of belonging by developing positive relationships and working together. Explicitly teach moral values. Explicitly teach moral values include a clear discussion of moral ideals as part of the curriculum and the planning of lessons. Set aside time to discuss and investigate core values such as honesty, integrity, honesty, empathy, compassion, responsibility, and respect. Helping students grasp the practical application of these principles can be facilitated through examples, tales, and real life experiences. Making ethical decisions instruct pupils to take critically and reflect on how their actions' ethical consequences affect others. Teach children skills for problem solving and provide them opportunities to assess ethical problems, make choices, and think about the repercussions of their choices. Program for the education of character. Establish character education programs that primarily emphasize cultivating moral ideals and personal integrity. The development of admirable attributes can be encouraged through these programs through planned activities, group discussion, and personal introspection exercises. Next is encourage understanding and empathy. Please encourage students to empathize and with the experiences and viewpoints of others by asking them to explore their sentiments and those of others. Participate in conversations concerning people of varying cultures, upbringings, and experiences to cultivate understanding and compassion. Discussion on moral issues. Make it possible for students to freely share their ideas and feelings regarding ethical matters by providing them with a protected forum. Encourage children to participate in open dialogues to present their point of view, hear those of others, and develop their moral reasoning. There are many other morals like volunteer work and social responsibility, parental involvement, continued in reinforcement, these types of things. Now friends, the best CBSE schools in Jaipur play a substantial role in building and fostering students' moral values by actively incorporating moral principles into the curriculum, creating a positive school culture, modeling ethical behavior, and giving opportunities to students to reflect on their experiences and engaging in meaningful conversations about those experiences. And this school is only Rawat Public Educational Group. Rawat Educational Group. Now RPS, building a society that is both knowledgeable and moral.
the RPS, one of the renowned CBSE board schools in Jaipur or Rajasthan, aims to produce students who are knowledgeable, skillful, morally strong, and vibrant about bringing about beneficial changes in society through an education that places equal priority on both the academic and fundamental realms. The school is aware of the significance of community and encourage student involvement in the community's activities. Students can look up to their faculty and staff members as models to emulate. Their activities are relationships with other people, including pupils and co-workers, are examples of moral values in action in their students. In addition to promoting a cheerful and welcoming environmental accessories, our schools also work in a NGO, that is Akshendra NGO, and this NGO helped them to boost up them for the social work in many kind of activities. Friends, this is the full-fledged school which is boost up your morals in your life. तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मोरल वैल्यूज क्या है, उनका एक बच्चे के जीवन में क्या महत्व है और हम कितनी जिम्मेदारी के साथ उन्हें बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें हमारी जिम्मेदारी ढंग से समझनी होगी, तभी हम कल के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर पाएंगे और उसी की नींव पर खड़ा होगा भारत का वह उज्जवल भविष्य, वह भारत की वह बिल्डिंग, वह भवन जो कि विदेशों से भी साफ दिखाई देगी और भारत पुनः विश्व गुरु की उपाधि से नवाजा जाएगा। तो दोस्तों, इन्हें ध्यान में रखना है और एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको यदि मोरल वैल्यूज अपने बच्चों में विकसित करनी है तो आज के वीडियो से आप जुड़े रहें, तभी आप बच्चों में मोरल्स विकसित कर पाएंगे, क्योंकि हमने आज ऐसी बातें की है मोरल्स के बारे में। दोस्तों, आप व्यवहारिकता में अपनाएं इनको। दावा है कि बच्चे अपने आप सीखेंगे आपसे, यह है दोस्तों, ये कोई हमने वैसे नहीं लिया है किताब से कोई से। दोस्तों, ये अनुभव है, आज के जो आपसे शेयर किए वो अनुभव है जीवन के, उनको आपको भी उतारना पड़ेगा, बच्चों के साथ शेयर करने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम मिलते हैं कल इसी समय एक नया टॉपिक लेकर जीवन से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए देखते रहिएगा परम क्लास चैनल। धन्यवाद।